नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आलोक ज्ञान गंगा में। मित्रों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो एक प्रेम कहानी है जिसका शीर्षक है दोस्ती और प्यार। इससे पहले कि मित्रों आप हमारी कहानी में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि इस तरीके की कहानियां जो हर रोज मैं लेकर के आता हूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए कहानी को शुरू करते हैं। हमारा ये समाज अजब गजब है। यहाँ हर लड़का लड़की पर जान देता है और इस दृष्टिकोण से ऐसा प्रतीत होता है जैसे लड़की का महत्व लड़के से बहुत ज्यादा है। तभी तो हर लड़का लड़की के पीछे भागता है और उसे अपना बनाने के लिए अपनी जान लगा देता है। लेकिन समाज में लड़की का इतना महत्व होने के बावजूद यह बेहद आश्चर्य का विषय है कि यहाँ लड़कियों के पैदा होने पर माँ बाप दुखी होते हैं। और यह विडंबना और भी चौंकाने वाली है कि लड़कियों के पैदा होने पर सबसे ज़्यादा दुखी लड़कियां ही होती हैं। यहाँ लड़कियों से मतलब माँ, सास और दादी से ही है। लेकिन एक औरत की ही दुश्मन कैसे हो सकती है? यह गणित आम इंसान की सोच से परे है, क्योंकि आज हमारे इस समाज में हर क्षेत्र में लड़कियां लड़कों से आगे हैं। पढ़ाई लिखाई, खेल, मनोरंजन, सेवा, प्रेम, सत्कार, घर गृहस्थी के कार्य आदि इन सभी क्षेत्रों में। और सुंदरता में तो इनका जवाब नहीं, क्योंकि ये इतनी खूबसूरत होती हैं कि देखने वाला बस देखता ही रह जाए। इसके अलावा कोई भी खुशी का समारोह हो, शादी विवाह, जन्मदिन, खेल, मनोरंजन, फिल्म आदि, जरा इस बात की कल्पना कीजिए कि इन समारोहों में अगर वहां लड़की ना हो तो कैसा लगेगा। क्योंकि इस सच से हर कोई वाकिफ है कि हमारे घर, परिवार और समाज की सारी रौनक और खुशियों के केंद्र में एक लड़की ही मुख्य पात्र होती है। रीना और रघु कुसुम की जुड़वा औलादें थी। पिता रवि अपनी बेटी रीना को ज्यादा प्यार करते थे, लेकिन जब खाने पीने, पढ़ाई लिखाई और आज़ादी की बात होती तो वहां अपने बेटे रघु का ही पक्ष लेते। और इसका मुख्य कारण ये था कि उनमें अपनी पत्नी का विरोध करने की बिल्कुल हिम्मत ना थी। और उनकी पत्नी कुसुम की मानसिकता ये थी कि वो हमेशा रीना की खुशियों को इग्नोर करती और सोचती कि किसी भी तरह इस लड़की की शादी हो जाए और इससे पीछा छूटे। घर में खाने पीने, खेल खिलौने या कपड़ों की बात हो, रघु की हर जिद पूरी की जाती, जबकि रीना हमेशा अपना मन मार करके रहती और कभी किसी चीज के लिए जिद नहीं करती थी, क्योंकि जब भी उनके आगे उसने अपनी कोई ख्वाहिश रखी हमेशा उसे झिड़कियां मिली, ताने मिले और यहाँ तक कि सीधे लफ्जों में उससे कहा गया कि तू तो पराई लड़की है और एक ना एक दिन हम सबको छोड़ करके हमेशा के लिए चली जाएगी। इसलिए तेरे लिए तो तेरी सासू माँ ही तेरी असली माँ है और तेरे ससुर ही तेरे असली पिता हैं, जिनके साथ तेरे को अपनी सारी जिंदगी बितानी है। और ये रीना सुन सुन करके इतनी पक चुकी थी कि अब उसने खुद भी इस सच को मान लिया था कि वो अपने माता पिता की बेटी ही नहीं है। और ये इस जमाने की कठोर सच्चाई है। कहने को तो बेटियों का रिश्ता जन्म जन्मांतर का होता है, लेकिन अधिकतर घर परिवार में बेटियों को हमेशा इस तरह ट्रीट किया जाता है जैसे वो अपने घर में कोई मेहमान हो और उनके माता पिता मानो मजबूरी में उन्हें झेल रहे हों। रीना के साथ में हमेशा भेदभाव का व्यवहार होने के बावजूद वह अपना हर काम मेहनत और लगन से करती और स्कूल की पढ़ाई में भी हमेशा आगे रहती, जबकि रघु मुश्किल से पास हो पाता था। विडंबना ये है कि उसके फर्स्ट डिवीजन में पास होने पर भी घर में कोई खुश ना होता, जबकि रघु के पास होने पर लोग बाग बाग फूले ना समाते। और रघु की पढ़ाई के लिए
उसके लिए अलग से ट्यूशन भी लगा हुआ था। और घर में माँ बाप का प्यार तो रीना को ना मिलता, लेकिन जब रघु भी रीना पर रौब झाड़ता, उससे अपने सारे काम करवाता, मसलन उसके कपड़े धोना, कपड़ों पर प्रेस करना, जूतों पर पालिश करना, तो उसे बहुत दुख होता। और इतना ही नहीं, वो अपने स्कूल का होमवर्क भी रीना से ही करवाता। 1 2 3 4 11 12 13 14 आज 14वां जन्मदिन था रीना का और रघु दोनों का। रघु के लिए नए कपड़े आए, नया जूता आया, नया टच वाला मोबाइल आया और रीना के सारे कपड़े पूरी तरह से फट चुके थे। बावजूद इसके उसके लिए कोई कपड़ा नहीं आया। हाँ, रघु का एक पुराना शर्ट और पैंट जरूर उसको दे दिया, ये कहकर कि आजकल के समय में लड़के और लड़कियों की पोशाक एक ही है और रघु के ये कपड़े बिल्कुल सही सलामत हैं और तुझ पर बहुत खूबसूरत लगेंगे। और इतनी ही नहीं, रघु के लिए इतनी सारी नई चीजें आने के बाद भी जब उसकी मम्मी ने उसकी पुरानी शर्ट और उसके पैंट को रीना को देने की बात की तो वो गुस्सा हो गया और शर्ट के 2-3 बटन तोड़ डाले। रघु के इस व्यवहार पर कुसुम को थोड़ा गुस्सा तो आया, लेकिन फिर प्यार से बोली, तेरी बहन पराई जरूर है, लेकिन घर का सारा काम करने के साथ साथ तेरा भी बहुत सारा काम करती है, यहाँ तक कि तेरे स्कूल का होमवर्क भी करती है, इसलिए उस पर इतना गुस्सा तुझको नहीं करना चाहिए। और ये पुराने कमीज और पैंट उसको देने से तेरा फायदा ही है, क्योंकि तेरे इन पुराने कपड़ों के बदले हम तेरे लिए नया कपड़ा लाए हैं। क्योंकि पहले हम 2 जोड़ी कपड़े खरीद रहे थे, एक तेरे लिए और एक रीना के लिए। फिर हमारे दिमाग में ये बात आई कि तेरे लिए 2 जोड़ी कपड़े ले लूं और रीना को तो तेरा पुराना कपड़ा दे दूंगी। अब तू खुद बता कि मैंने गलत किया या सही। रघु ने कहा, आप मेरी बहुत अच्छी वाली मम्मा हो और मैंने बेकार में ही अपनी कमीज के बटन तोड़ डाले, और यह कमीज वैसे भी मेरे लिए बेकार है क्योंकि इसकी बाह भी थोड़ी फट भी गई है। इसलिए इस कमीज के बदले अगर मेरे लिए तू नई कमीज लाई है तो ये तूने बहुत अच्छा किया, और तू इस कमीज को सुई से सिल करके ठीक कर दे और टूटा बटन फिर से लगा दे। कुसुम ने कहा, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि वह खुद भी बटन लगा सकती है, और अगर बटन नहीं लगाती तो ऐसे ही पहन सकती है, क्योंकि आजकल तो लड़कियों के लिए फटे कपड़ों का भी फैशन चल गया है, इसलिए तो उसकी चिंता मत कर। लेकिन बेटा, पढ़ाई थोड़ा अच्छे से किया कर, क्योंकि रीना हमेशा क्लास फर्स्ट आती है, जबकि उसके लिए ट्यूशन भी नहीं लगा है और उसको पढ़ाई के साथ साथ घर का भी सारा काम करना पड़ता है, जबकि तू अपनी पढ़ाई करने के लिए पूरा दिन फ्री रहता है। रघु, इसमें सारा दोष रीना का ही है, क्योंकि वह मेरी जुड़वा जरूर है, लेकिन मेरे से आधे घंटे पहले आई और तेरे पेट में ही मेरे से लड़ाई करके मेरे हिस्से का भी दिमाग छीन लिया, और इसलिए जो सबक एक बार पढ़ने से ही उसको याद हो जाता है, मुझको वही सबक 4 बार पढ़ना पड़ता है और फिर भी याद नहीं होता, इसलिए वह मेरी सबसे बड़ी दुश्मन है। कुसुम, कोई बात नहीं बेटा, क्योंकि जब तुम दोनों मेरे पेट में थे उस समय मैं भी कुछ नहीं कर सकती थी, वरना अगर मेरे बस में होता तो मैं उसका पूरा दिमाग तुझको दे देती और तब तू पढ़ लिख करके कोई बड़ा अधिकारी बनता। और लड़की को तो वैसे भी पराए घर जाना होता है और ससुराल में फिर खाना बनाना, झाड़ू पोछा और अपने बच्चे को ही संभालना होता है। रघु, तुम ठीक कहती हो माँ, और मेरी तो कभी कभी यही इच्छा होती है कि तुम उसकी पढ़ाई बंद कर दो, लेकिन मैं इसलिए जिद नहीं कर पाता, क्योंकि अगर उसकी पढ़ाई बंद कर दोगी तो फिर मैं अपना होमवर्क किससे करवाऊंगा। और दूसरी बात यह है कि तुमने मेरे को ट्यूशन जरूर लगाया है, फिर भी जो पाठ मेरे को सही तरह से समझ में नहीं आता है, वो पाठ जितना अच्छा दीदी मेरे को समझा देती है उतना अच्छे से ना तो स्कूल वाले टीचर समझा
समझा पाते हैं और ना ही ट्यूशन वाले। कुसुम, और मुझे भी इसलिए कभी कभी उस पर रहम आ जाता है जब मैं उसे तुझे पढ़ाते हुए देखती हूँ, वरना मैं बहुत पहले स्कूल से उसका नाम कटवा देती। रघु, और मुझे भी इसलिए कभी कभी उस पर रहम आ जाता है क्योंकि वो मुझे पढ़ाती भी है, हालांकि दुश्मन पक्की है मेरी। कुसुम, अब ऊपर वाले की मर्जी है और कर्म का फेर है, इसलिए इन बातों को छोड़ और फटाफट तैयार होकर के आ जा, क्योंकि तेरे नाम का केक भी हम लाए हैं और तेरे बहुत से दोस्त भी आ चुके हैं। रघु, ठीक है, मैं अभी 10-15 मिनट में तैयार हो करके आता हूँ। और यह कह करके वो बाथरूम में चला गया और कुसुम रीना के साथ में खाना बनाने में जुट। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। रघु के दोस्तों ने रघु के जन्मदिन पर उसको बधाई दिया। फिर सबने केक खाया और खाने में पूरी सब्जी। रघु के इस बर्थडे में रीना भी शामिल हुई और उसने भी हैप्पी बर्थडे का गीत गाया, जबकि उसका खुद का बर्थडे भी था, मगर उसे किसी ने विश नहीं किया, ना रघु ने और ना ही मम्मी पापा ने। और रीना को इसका कोई गिला भी ना था क्योंकि वह इन बातों की अभ्यस्त हो चुकी थी। लेकिन आज अपने 14वें जन्मदिवस पर उसे इस बात का दुख जरूर था कि उसके पास कोई नया कपड़ा नहीं था और हमेशा की तरह रघु का पुराना कपड़ा उसको दे दिया गया, यह कहकर कि तेरे लिए तो यह नया कपड़ा ही है क्योंकि आज तू पहली बार इसे पहनेगी। और जब रघु के बदन से उतरे हुए शर्ट और पैंट को उसने पहना तो आगे के बटन टूटे होने के कारण उसके उभार दिख रहे थे और बाजू की सिलाई भी उधड़ी हुई थी। लेकिन उसकी माँ ने कहा, लड़कियों की ड्रेस अगर थोड़ी बहुत कटी फटी है तो फैशन में आता है। सीधी साधी रीना कुछ ना कहती क्योंकि वो जानती थी कि माँ उसकी एक बात भी नहीं सुनेंगी, उल्टे उसको ही 4 बात सुना देंगी। केक कटने के बाद कुछ लोगों ने रघु को गिफ्ट दिया और उसके बाद सब ने पूरी छोला खाया। 1.5-2 घंटे के धूम धड़ाकों के बाद जब सब बच्चे अपने अपने घर को चले गए, उसी समय अचानक उसके सुरेश मामा आ गए। सुरेश मामा ने रघु को जन्मदिन की बधाई दी और रीना को भी। रघु के लिए वो बैट बॉल ले आए और रीना के लिए एक छोटा सा टेडी बियर, और इस टेडी बियर को देख करके रीना बहुत ही खुश हुई क्योंकि उसे सिर्फ मामू ने ही हैप्पी बर्थडे विश किया और गिफ्ट भी दिया। लेकिन उस वक्त वो शॉक्ड हो गई। सुरेश मामू ने उसके सीने पर हाथ रख कर कहा, मेरी जान, मुझे मालूम होता कि तेरे पास ढंग के कपड़े भी नहीं हैं तो मैं तेरे लिए कपड़े भी लाता, लेकिन कोई बात नहीं, तेरे अगले जन्मदिन पर जरूर तेरे लिए अच्छा सा कपड़ा भी ले आऊंगा। और फिर उसे अपने सीने से लगा करके किस किया और बोले, तू दिन प्रतिदिन खूबसूरत होती जा रही है और तू मुझे बहुत अच्छी लगती है। रीना मामू जी को मकसद समझ गई, लेकिन उसने चुप रहने में ही अपना भला समझा क्योंकि वो जानती थी कि अगर वो कुछ भी बोलेगी तो सब लोग मामू जी का ही पक्ष लेंगे और उसकी कोई नहीं सुनेगा। और मामू जी ने काफी सोच समझ करके अपना फंदा फेंका था जिससे हर कोई उनसे खुश रहे। इसलिए रघु के लिए बैट बॉल, उसके लिए टेडी बियर और कुसुम को उसने एक साड़ी गिफ्ट में दिया, जिसे देख करके वो बहुत खुश हुई और उसे सराखों पर बैठा लिया। किंतु पिता रवि के लिए कुछ नहीं लाए क्योंकि उन्हें मालूम था कि इस घर में उनकी नहीं चलती। और जैसा कि रीना को अनुमान था बिल्कुल वैसा ही उसके साथ हुआ, क्योंकि रात में जब इस बात पर चर्चा हुई थी कि कौन कहाँ सोएगा तो मामू जी तपाक से बोले कि मेरे लिए अलग से बिस्तर लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं रीना की बेड पर ही सो जाऊंगा। और कुसुम को इसमें कोई भी आपत्ति वाली बात नजर नहीं आई और इस तरह मामू जी को रीना के साथ में सोने का मौका मिल गया। और अपनी प्लानिंग के मुताबिक रात के समय उन्होंने रीना के साथ गलत काम किया, इस धमकी के साथ
कि अगर वह किसी से कुछ बोलेगी तो बदनामी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही होगी। और रीना इस सच को जानती थी, इसलिए उसने किसी से कुछ नहीं कहा और चुपचाप मामू की नापाक हरकतों को बर्दाश्त करती रही। दूसरे दिन अप्रत्यक्ष रूप से रीना ने काफी कोशिश की कि उन्हें मामू के साथ ना सोना पड़े, लेकिन उसकी सारी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि उसने मम्मी से कहा भी कि मामू उसे परेशान करते हैं, जिसके कारण वो रात में ठीक से सो नहीं पाई। तो मम्मी ने कहा कि हमारा घर छोटा है और इतना तो तुझे एडजस्ट करना ही पड़ेगा, और अगर मामू ने तुझे छू भी दिया, इतने से तुझ पर कौन सी आफत आ जाएगी, इसलिए चुपचाप उनके साथ सो जा। और जब रीना ने मम्मी से सीधे लफ्जों में कह दिया कि मामू ने सोते समय उसके सीने को दबाया, तो मम्मी ने उसे डांट करके कहा कि इस तरह की गंदी बातें नहीं बोलते, और अभी सिर्फ 14 साल की है तू, इसलिए इस तरह की गंदी बातों को अपने दिमाग में मत ला। रीना ने इतना खुल करके मामू के बारे में बताया, तब भी मम्मी ने उसकी एक ना सुनी, और दूसरे दिन फिर उसको मामू के साथ में ही सोना पड़ा। और तब रीना ने पूरी तरह से अपने हथियार डाल दिए और मामू से बोल दिया कि वो जो कुछ भी उसके साथ करना चाहते हैं करें, लेकिन लिमिट को क्रॉस ना करें, क्योंकि अभी वह छोटी है, और अगर उसे ज्यादा दर्द और तकलीफ होगी फिर वो सहन नहीं कर पाएगी और पुलिस में रिपोर्ट कर देगी। मामू ने कहा, मैं तुझे ज्यादा परेशान नहीं करूंगा और अपनी लिमिट में रहूंगा, लेकिन अब अगर तूने किसी से शिकायत की या पुलिस में जाने की बात की तो तेरे साथ बहुत बुरा होगा, क्योंकि तब मैं लिमिट क्रॉस कर दूंगा। और दूसरी बात यह कि अगर तू थाने में रिपोर्ट करेगी फिर उसी दिन से तेरी पढ़ाई बंद हो जाएगी, और फिर सब लोग जान जाएंगे कि तू रात में क्या करती है, और फिर पूरी तरह से तू बदनाम हो जाएगी अपने घर में, अपने दोस्तों में और रिश्तेदारों में भी, इसलिए अपनी जुबान को बंद रखने में ही तेरी भलाई है। और तब रीना ने कुछ सोच करके मामू से कहा, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी बशर्ते कुछ ऐसा ना हो कि मैं किसी मुसीबत में फंस जाऊं। मामू ने खुश हो करके उसके गालों को चूम करके कहा, मैं खुद भी ऐसा नहीं होने दूंगा, क्योंकि अगर ऐसा कुछ हो गया तो मैं भी मुसीबत में फंस जाऊंगा। इसे जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दे और तू भी एंजॉय कर। रीना ने परिस्थितियों से समझौता करते हुए कहा, ठीक है। और रीना ने मामू से समझौता तो कर लिया, क्योंकि मामू के खिलाफ मम्मी कोई बात नहीं सुनना चाहती थी, लेकिन अपने पापा से अब भी उसको थोड़ी उम्मीद थी, क्योंकि उसके पापा भी उसकी शिकायत नहीं सुनते थे, लेकिन प्यार उसे करते थे, और पापा का प्यार सच्चा प्यार था। वो मम्मी से डरते थे, इसलिए उसके खिलाफत नहीं कर पाते थे, और मम्मी के कारण ही उसकी खुशी को इग्नोर करते थे। और अगर कभी कुछ खेल खिलौना या उनको उसके मनपसंद खाने की कोई चीज उसको लाते थे तो हमेशा चुपके से लाते थे, इस हिदायत के साथ कि ये बात किसी को मालूम ना हो। और इसलिए दूसरे दिन जब वो सो करके उठी तो उसने मामू की खोटी नियत के बारे में सारी बातें उनको भी बता दी, और सारी बातें सुनने के बाद पापा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आया कि इस मुसीबत से कैसे छुटकारा मिले। लेकिन काफ़ी सोचने विचारने के बाद एक रास्ता उन्हें मिल गया। इस बात को जानते थे कि उनकी पत्नी अपने भाई के खिलाफ एक शब्द भी नहीं सुनेगी, लेकिन अपने भाई की तरक्की के लिए कुछ भी कर सकती है। उसके पापा के एक दोस्त दिल्ली में सेब का कारोबार करते थे। उन्हें अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए एक आदमी की जरूरत थी। इसी बात को ध्यान में रख करके उसने रीना से कहा, तू चिंता ना कर, क्योंकि मैं तेरे मामू को दिल्ली में नौकरी दिलवा दूंगा, और फिर उन्हें हर हाल में दिल्ली जाना पड़ेगा, और जब नौकरी का सवाल होगा तो कुसुम भी मना नहीं कर पाएगी। रीना ने कहा, एंड लव यू पापा। तो फिर उसी दिन उन्होंने अपने
दोस्त सेवक लाल जी से मामू जी की नौकरी के लिए बात की और उन्होंने कह दिया कि वो तुरंत अपने मामू जी को भेज दें, क्योंकि इस समय अर्जेंट एक आदमी की जरूरत है मुझे, इसलिए अगर नौकरी करनी है तो कल या परसों ही यहाँ आ जाए और शुरू में 10,000 महीना और रहने की जगह दूंगा। रवि ने कहा ठीक है, मैं अभी 1-2 घंटे में फोन करता हूँ। और इसके बाद जब उन्होंने मामू जी की नौकरी के बारे में कुसुम से जब बात की, वो तुरंत इसके लिए राजी हो गई और तब मामू जी को मजबूर होकर के दिल्ली जाना पड़ा। इसी तरह बीतते गए समय और फिर देखते ही देखते रीना 17 साल की खूबसूरत परी बन गई। एक ऐसी परी जिसको देखते ही अपने आगोश में लेने को हर जवान लड़के का दिल मचलने लगता। यद्यपि रीना के सीने में मोहब्बत के अंकुर तो उस समय ही फूट चुके थे जब पहली बार उसके मामू जान ने उसके अनछुए बदन को मसला था, किंतु तब वो कच्ची कली थी, जबकि अब फूल बन करके पूरी तरह वो खिल चुकी थी और अपने शरीर में आए हुए परिवर्तन को देख करके वो खुद भी हैरान। और जवानी की इस उम्र में जब भी कोई लड़का उसे घूर कर देखता तो उसके सीने में एक हलचल सी मचने लगती और उसे कुछ अजीब अजीब सा लगता और अच्छा भी लगता। कॉलेज की पढ़ाई पूरे होने पर बहुत मुश्किल से मम्मी और पापा को राजी करने के बाद उसने लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए प्रथम वर्ष में एडमिशन लिया और यूनिवर्सिटी पहुंचने पर पहले दिन ही उसकी नजरें सोनू की नजरों से टकरा गई। दरअसल इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में उसने एडमिशन तो ले लिया, लेकिन इस समय उसके समझ में ये नहीं आ रहा था कि उसकी क्लास कहाँ है। और इसी पसोपेश में वो परेशान हो करके इधर उधर टहल रही थी कि अचानक सोनू उसके पास आया और उससे बोला, एक्सक्यूज मी, मैं काफी देर से देख रहा हूँ कि आप कभी इधर तो कभी उधर आ जा रही हैं। एक्चुअली आपको जाना कहाँ है? मेरा मतलब है कि आपकी प्रॉब्लम क्या है, क्योंकि आप काफी परेशान दिख रही हैं। रीना ने कहा, जी एक्चुअली मैं यहाँ बिल्कुल नई हूँ और आज इस यूनिवर्सिटी में मेरा पहला दिन है और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरी क्लास कहाँ है। रीना ने कहा, सोनू, ओ आई सी, वैसे नाम क्या है आपका और किस क्लास में आपका एडमिशन हुआ है और आपके सब्जेक्ट क्या हैं? रीना, जी मेरा नाम रीना है, मैं बीए प्रथम वर्ष में हूं और मेरे मेन सब्जेक्ट शिक्षा शास्त्र, समाज शास्त्र और अर्थशास्त्र है। सोनू, अरे वाह, यही सब्जेक्ट तो मेरे भी हैं और मेरा भी बीए पार्ट 1 है। आप अपना एडमिट कार्ड दीजिए। रीना ने एडमिट कार्ड दे दिया, जिसे देखते ही वो खुश हो गया और उसका एडमिट कार्ड उसे वापस करते हुए बोला, आई एम सो लकी, क्योंकि हमारा और आपका एक ही क्लास है और हमारा फर्स्ट पीरियड समाज शास्त्र का 1 घंटे के बाद शुरू होगा, इसलिए आइए तब तक एक चाय पी लेते हैं, अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो। रीना, जी मगर मेरे पास पैसे, रीना सिर्फ इतना ही बोल पाई। सोनू, अगर आपके पास पैसे नहीं है तो इसमें इतना शर्माने की क्या बात है, और दूसरी बात यह है कि अगर आपके पास पैसे होते तो भी मैं आप से पैसे ना लेता, लेकिन बहुत अच्छा लगा मुझे ये जानकर कि अपनी जिंदगी की सच्चाई को इतने सहज रूप से आपने स्वीकार कर लिया, वरना इस तड़क भड़क की दुनिया में लड़कियों के पर्स में चाहे एक पैसा भी ना हो, पर वो ऐसा शो करती हैं मानो किसी करोड़पति की औलाद हो। रीना, जी बहुत बहुत शुक्रिया, मगर किसी से कुछ फ्री में, और वो भी एक अनजान। और इतना ही बोल पाई रीना, क्योंकि आगे के शब्द उसकी जुबान में अटक गए। और तब सोनू ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे हाँ, शायद मुझसे ही थोड़ी गलती हो गई, क्योंकि आपकी यह बात बिल्कुल सही है कि आप मुझे बिल्कुल नहीं जानती और मैं बिल्कुल अनजान हूँ आपके लिए, लेकिन अपनी इस गलती को अब मैं सुधार देता हूँ। और मेरा परिचय यह है कि मेरा नाम सोनू श्रीवास्तव है। मेरे पिताजी वकील हैं और मैं उनका इकलौता बेटा हूँ, और मेरा क्लास और मेरे सब्जेक्ट इंतफाक से वही हैं जो आपके हैं, और मुझे आपसे दोस्ती करने में खुशी होगी अगर आपको कोई आपत्ति ना हो और मेरी दोस्ती आपको मंजूर हो तो, क्योंकि आपकी सादगी, आपकी सुंदरता, आपके लबों की मुस्कान और आपका खूबसूरत प्यार भरा दिल मुझको भा गया है। और मैं अपने बारे में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा कि मैं बिल्कुल साफ दिल का और एक सच्चा इंसान हूँ, और मेरे इंटर में 95
5% मार्क्स हैं, क्योंकि मैं एक समय में सिर्फ एक दोस्त ही बनाता हूँ, खूब सोच समझ करके, जिससे मेरी पढ़ाई में कोई व्यवधान ना हो और जो खुद भी पढ़ाई के प्रति सीरियस हो और खुरापाती दिमाग का ना हो, जैसे कि आप। और इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज अब आप मुझे साफ साफ बताएं कि क्या आपको मेरी दोस्ती स्वीकार है। रीना, आप इतने अच्छे और सच्चे इंसान हैं, तो आपकी दोस्ती को कोई कैसे ठुकरा सकता है। और मैं कोशिश करूंगी कि मैं भी आपके प्रति हमेशा ईमानदार रहूं और आपकी प्रगति में, आपके सुख दुख में हमेशा आपके साथ रहूं और मेरे कारण कभी भी आपके दिल को कोई ठेस ना पहुंचे। और ये मेरा आपसे पक्का वादा है, मेरे कारण आपको कभी निराश नहीं होना पड़ेगा। रीना एक ही सांस में इतनी सारी कैसे बातें उससे कह गई, लेकिन इतना कुछ बोलने के बाद उसे खुद अपने ऊपर आश्चर्य हुआ, इतनी सारी बातें वह उससे कैसे बोल गई। सोनू ने कहा, थैंक्स रीना जी हमारी दोस्ती को स्वीकार करने के लिए। और चूंकि अब हम दोनों दोस्त बन गए हैं, इसलिए मेरे ख्याल में अब आपको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होगा मेरे साथ कैंटीन चलने पर, क्योंकि अब ना मैं आपके लिए अनजान हूँ और ना आप मेरे लिए। यह कहते हुए उसने रीना का हाथ अपने हाथों में ले लिया और थोड़ी देर में ही दोनों कैंटीन में आ गए। कैंटीन पहुंच करके सोनू और रीना एक कोने में खाली पड़ी बेंच पर बैठ गए और फिर सोनू ने रीना से पूछा, चाय के साथ क्या लोगी, समोसे या पकौड़े? रीना, जो आपको पसंद हो। सोनू, ये तो कोई बात नहीं हुई जी, क्योंकि आपकी भी कुछ पसंद तो होगी ना। रीना, सोनू भाई, जिंदगी के हर मोड़ पर मैंने एडजस्ट करना सीखा है और मजे की बात यह है, इस एडजस्टमेंट में ही अब मेरे को ज्यादा आनंद और सुकून मिलने लगा है। जैसे अगर आपको पकौड़े ज्यादा पसंद हैं, तो मेरे को भी पकौड़े खाने में ही ज्यादा टेस्टी लगेंगे, चाहे मुझे समोसे ही ज्यादा क्यों ना पसंद हो, क्योंकि स्वाद और जायका का संबंध अपने दोस्ती की खुशियों से भी जुड़ा होता है। सोनू, आपकी बात कुछ कुछ समझ में तो आई, लेकिन पूरी बात समझ में नहीं आई कि एक्चुअली आप कहना क्या चाहती हैं। रीना, मेरा कहने का यह मतलब है कि जैसे मेरे घर में सबको पकौड़े पसंद हैं और मुझे पकौड़े से ज्यादा आलू का पराठा पसंद है, तो अब मेरे लिए कोई अलग से पराठे बनाए या मैं खुद अपने लिए पराठा बनाऊं और बाकी सब के लिए पकौड़े, तो डाइनिंग टेबल पर साथ साथ बैठ करके खाने में मुझे आलू के पराठे में वो टेस्ट नहीं मिलेगा जो टेस्ट मुझे उनके साथ में उनके पसंद के पकौड़े खाने में मिलेगा। और ये एक ऐसा एडजस्टमेंट है कि इस एडजस्टमेंट में इंसान को दुख नहीं होता, बल्कि एक रूहानी खुशी मिलती है जो दुनिया की हर खुशी से ऊपर होती है। सोनू, ओह कितनी ऊंची फिलॉसफी है आपकी, इसलिए आप सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं बल्कि मेरी गुरु भी हैं और मेरी प्रेरणा भी। सोनू ने रीना की बातों पर मुग्ध हो करके कहा। रीना जी नहीं, मुझे सिर्फ दोस्ती का ही रिश्ता प्यारा है, क्योंकि और रिश्तों में मर्यादा के नियम इतने कठोर हैं जो दुख का कारण बन सकते हैं। सोनू, बहुत सुंदर और बहुत ऊंचे ख्याल हैं आपके। और तभी कैंटीन बॉय छोटू उनके पास आया और पूछा, प्याज आलू के पकौड़े, समोसे, पूरी, छोले भटूरे, नमक पारा, जलेबी, गुलाब जामुन और चाय कॉफी, यह सब गर्मा गर्म है, आपके लिए क्या लाऊं? सोनू ने कहा, 2 प्लेट पकौड़ा और 2 स्पेशल चाय। छोटू, अभी लाता हूँ साहब। और यह कह करके छोटू चला गया। और छोटू के जाने के बाद सोनू ने कहा, मैंने अपनी जिंदगी में आज तक आप जितनी सुलझे विचारों वाली लड़की नहीं देखी, क्योंकि आपने वास्तव में बहुत ही ऊंची बात कही है। रीना ने कहा, और मैंने भी इतना खुल करके अपने दिल की बात आज तक किसी से नहीं की, और मुझे इस बात पर बड़ा आश्चर्य है कि मैं इतनी सारी बातें और वो इतना खुल करके इतना आपसे कैसे बोल गए, क्योंकि एक्चुअली मैं बहुत ज्यादा बोलने और बात करने वाली लड़की नहीं हूँ। और तभी छोटू आया, सामने टेबल पर चाय पकौड़े मेज पर रख गया। सोनू, लीजिए पकौड़े खाइए। ये कहते हुए सोनू ने अपनी प्लेट से एक पकौड़ा उसके हाथ में देते हुए कहा, और प्रति उत्तर में रीना ने भी मुस्कुराते हुए अपनी प्लेट से एक पकौड़ा निकाल करके उसके हाथ में रख दिया। सोनू, बहुत प्यारी मुस्कान है आपकी। रीना,
और आप भी बेहद खूबसूरत हैं, जुबान से भी और दिल से भी। सोनू, थैंक्स डियर। वैसे एक बात पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? रीना, जरूर पूछिए, और आपकी किसी भी बात का बुरा मानने का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। सोनू, थैंक्स रीनू जी। मेरे को एक्चुअली आपसे ये पूछना है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने मेरे को भाई कहा, जबकि मेरी नज़र आपके प्रति कुछ और है। रीना हंसते हुए, सोनू भाई, एक्चुअली मैं अपने घर में जितनी सीधी साधी हूँ, बाहर उतनी ही बिंदास हूँ, और हो सकता है कि इस मामले में शायद आप मेरे विचारों से सहमत ना हो, क्योंकि मेरे विचार में जब तक एक लड़की एक लड़के से शादी नहीं कर लेती या उसकी उस लड़के से शादी की बात पक्की नहीं हो जाती, तब तक वो उसका चाहे दोस्त चाहे उसका प्रेमी ही क्यों ना हो, उसके भाई के जैसा ही होता है। अब जैसे मैं आपको अच्छी लगने लगी, इतनी अच्छी लगने लगी कि मैं आपके सपनों में भी आने लगी, तो ये भाई का रिश्ता ही हमें हमारी हद से आगे जाने से रोकेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा ये समाज बहुत गंदा है और यहाँ हर रिश्ते में लोग गंदगी को ही ढूंढते हैं, इसलिए दोस्त को भाई बोल देने से रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सेफ्टी कई गुना बढ़ जाती है। सोनू, गजब की सोच है आपकी। रीना जी हाँ, एक सच्चाई है, क्योंकि मेरी नज़र ऐसी है, किसी को सिर्फ भाई बोल देने से मैं भाई के रिश्ते को मुकम्मल नहीं मानती, क्योंकि हमारी रिश्तों की गणित में हमारे कर्मों का सूत्र भी लागू होता है, क्योंकि कर्मों के आधार पर ही हमारे रिश्ते मुकम्मल होते हैं। भाई बहन को मुकम्मल प्यार सिर्फ राखी के बंधन से नहीं पूरा होता है, बल्कि उन्हें अपने कर्तव्यों को भी निभाना पड़ता है, और तभी ये रिश्ता मुकम्मल होता है। मेरे कहने का अर्थ यह है कि अगर समाज की तीखी आलोचनाओं से बचने के लिए किसी अनजान व्यक्ति से मैं ये कह दूं कि आप मेरे भाई समान हैं, तो हमसे हमारे वास्तविक रिश्ते में कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि दूसरों की गलत निगाहों से बचने में हमको एक सुरक्षा का आवरण मिलता है। और मेरे विचार में इस तरह के विषम परिस्थितियों में हमारा झूठ बोलना भी सच के समतुल्य होता है। अब जैसे कि हम इस समय आपको देख करके मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है, तो क्या सिर्फ जुबान से आपको भाई बोल देने से मैं आपको प्यार नहीं कर सकती? और ऐसा किस कानून की किताब में लिखा है, क्या आप बताएंगे? सोनू ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आप वास्तव में यूनिक हैं, और यह बात बिल्कुल सही कही है आपने कि किसी भी लड़की के लिए भाई शब्द उसका सुरक्षा कवच होता है। लेकिन फिर भी मेरी आपसे गुजारिश है कि प्लीज मेरे किसी दोस्त के सामने या मेरे मम्मी पापा के सामने आप मेरे को कभी भाई मत बोलना। रीना जी, वादा, क्योंकि ये अपना पर्सनल मैटर है और मैं खुद भी ऐसा कभी नहीं चाहूंगा, क्योंकि भाई शब्द एक तरह से मैं तकिया कलाम की तरह से यूज करती हूँ, जिसका सच्चाई से कोई संबंध नहीं होता है। सोनू, बहुत बहुत शुक्रिया। और जब आपने इतनी फ्रैंकली बात की मुझसे, तो मैं भी सीधे शब्दों में आपसे कहना चाहूंगा कि आपको देख करके और आपकी इतनी सारी प्यारी प्यारी बातें सुन करके अब तो मेरे दिल में भी कुछ कुछ होने लगा है। रीना, मेरे ख्याल में थोड़ा और खुल करके बोलो ना, कि जिस तरह से तुम मुझे अच्छे लगने लगे हो, उसी तरह शायद मैं भी तुम्हें अच्छी लगने लगी हूँ। मतलब शायद हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया है पहली ही नजर में और अपनी पहली ही मुलाकात में। सोनू, यस माय डियर, आई लव यू। रीना, एंड आई टू लव यू। और फिर दोनों ने एक दूसरे के हाथ को दबाते हुए उन्हें चूम लिया। सोनू, अरे यार, बातों बातों में 1 घंटा बीत गया और पता ही ना चला, इसलिए जल्दी चलो, कहीं ऐसा ना हो कि पहला दिन और पहली ही क्लास कहीं मिस ना हो जाए। और यह कहते हुए सोनू तुरंत खड़ा हो गया। रीना, सही बात, क्योंकि मोहब्बत का प्लेन जब हवा में उड़ता है तो समय को भी पंख लग जाते हैं, और ये समय उड़ करके पल भर में किस दुनिया में पहुंच जाता है कुछ पता ही नहीं चलता। रीना बोली। सोनू, सही कहा तुमने। और फिर दोनों साथ साथ कैंटीन के बाहर आ गए, लेकिन तभी अचानक आकाश में बादल आकर के गरजने लगे और जोर की बारिश होने लगी। सोनू, ओ माय गॉड, ये अचानक बारिश और बादल कहाँ से आ गए? रीना,
हमारी मोहब्बत की गवाही देने। और ये कहते हुए रीना खिलखिला करके हंस पड़ी। सोनू, हद हो गई, यहाँ मेरे को क्लास मिस होने की चिंता हो रही है और तुम्हें मजाक सूझ रहा है। बट यू मस्ट नो दैट यू आर माई सेकेंडरी लव। यू आर माई सेकेंडरी लव। या सुनते ही रीना गुस्से से बोली, व्हाट डू यू मीन्स बाई माई सेकेंडरी लव? डू यू नाउ व्हाट यू आर सेइंग? और इसके पहले कि सोनू उसको कोई जवाब देता, तभी पीछे से छोटू आ गया और बोला, साहब बिल। सोनू, ओ सॉरी डियर, कितना हुआ? छोटू, 40 रुपए सर। सोनू, इट्स ओके, ये लो 50 का नोट और बाकी के 10 रुपए तुम रख लेना। और ये कह करके सोनू ने अपनी जेब से एक 50 का नोट निकाल करके उसके हाथों में पकड़ा दिया। थैंक यू सर, छोटू ने कहा और एक सैल्यूट मार करके चला गया। और वेटर के जाते ही रीना ने गुस्से में उसका कॉलर पकड़ लिया और पूछा, अगर मैं तुम्हारा दूसरा प्यार हूँ तो तुम्हारा पहला प्यार कौन है? और मेरे से चीटिंग करने के पीछे तुम्हारा असली मकसद क्या है? सोनू, कूल डाउन बेबी, कूल डाउन, क्योंकि मेरा कहने का मतलब वो नहीं है जो तुम समझ रही हो। एक्चुअली मेरा पहला प्यार मेरी पढ़ाई है, मेरी शिक्षा है, मेरा कर्तव्य है, और इसके बाद तुम्हारा नंबर आता है माय डियर। और जब तक मैं पूरी तरह से मैं अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता और मुझे कोई मुकम्मल नौकरी नहीं मिल जाती या मैं सही तरह से कहीं एस्टेब्लिश नहीं हो जाता, तब तक तुम हमेशा मेरा दूसरा प्यार ही रहोगी। और इस दरमियान मैं हमेशा तुमसे यही एक्सेप्ट करूंगा कि मेरा पहला प्यार बनने की तुम कभी कोशिश नहीं करोगी। और एक बात और तुमसे कहना चाहूंगा कि तुम मेरा दूसरा प्यार होने के बाद भी इतनी इम्पोर्टेंट हो मेरे लिए कि तुम्हारे नाराज होने से, तुम्हारे गुस्सा होने से और तुम्हारा सहयोग ना मिलने से मेरा पहला प्यार बिखर जाएगा और मैं टूट जाऊंगा। इसलिए प्लीज मेरा साथ देना और मेरे सच्चे प्यार पर कभी शक ना करना और मुझे कभी अपने से जुदा ना करना। रीना, ओ सोनू, मैं तो डर गई थी कि कहीं कोई और लड़की तुम्हारी लाइफ में ना हो। और यह कहते हुए रीना ने उसका हाथ अपने हाथों में लेकर के हौले से दबा करके कहा, मैं जिंदगी में कभी तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगी और ये मेरा पक्का वादा है। सोनू, थैंक्स डियर। हालांकि मुझे इस बात का दुख है कि तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मेरी जिंदगी में कोई और लड़की भी हो सकती है, जबकि तुमसे मिलते ही सबसे पहले मैंने तुम्हें यह बात तुमसे कहा कि मैं बिल्कुल सीधा और सच्चा इंसान हूँ। और इस उम्मीद से ही मैंने तुम्हारा हाथ थामा है कि तुम हमेशा हमारा साथ दोगी, हमारा भरोसा, हमारा विश्वास और हमारी प्रेरणा बनोगी। और रीनू, अगर मैंने तुमसे कह दिया कि तुम मेरा पहला प्यार हो, तो इसका सिर्फ ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा पहला प्यार हो, बल्कि इसका मतलब ये है कि तुम मेरा पहला प्यार भी हो और मेरा अंतिम प्यार भी हो। और मेरी मोहब्बत की दुनिया में सिर्फ एक ही नाम ही होगा और वो है तुम्हारा, सिर्फ तुम्हारा। और ये तो मेरे लिए सिर्फ एक मुहावरा है माय डार्लिंग, कि तुम मेरा पहला प्यार नहीं बल्कि सेकेंडरी प्यार हो, जिससे मैं कभी भी अपने प्यार से भटक करके अपने करियर और कर्तव्य से विमुख ना हो जाऊं। और अभी तक अकेले था इसलिए लापरवाह भी था, किंतु अब और भी अटेंशन रहना होगा मुझे, क्योंकि अब तुम भी मेरे साथ जुड़ चुकी हो और तुम्हें खुश रखने के लिए और तुम्हें जिंदगी की हर खुशी देने के लिए ये बहुत ही जरूरी है इस योग्य हो जाऊं कि तुम्हारी हर जरूरतों को पूरा कर सकूं। रीना, आई एम सो सॉरी डियर। और मैं अपने कान पकड़ करके तुमसे माफी मांगती हूँ कि अब कभी भी तुम पर शक नहीं करूंगी और अपनी जान से भी ज्यादा तुमको चाहूंगी। और यह कहते हुए रीना ने उसके सामने अपने दोनों कान पकड़ लिए। सोनू, इट्स ओके डियर and please don't do like this and now please be normal. रीना, it's okay and now अब चलो क्लास में चलते हैं। और यूं तो हम दोनों को काफी देर हो चुकी है, बट इवन आई एम श्योर कि हमारा क्लास मिस नहीं होगा। सोनू, ये तुम कैसे कह सकती हो, क्योंकि पहला पीरियड तुम मिस ना होने की बात कर रही हो, जबकि पहला पीरियड ऑलरेडी मिस हो चुका है। रीनू, यह सिर्फ तुम्हारी सोच है कि पहला पीरियड मिस हो चुका
चुका है, लेकिन मैं पक्के तौर पर कह सकती हूँ कि अगर पहला पीरियड मिस हो चुका है तब भी हमारी पढ़ाई का नुकसान नहीं हुआ है। सोनू, ये कैसे तुम कह सकती हो? रीना, अरे यार ये बिल्कुल सिंपल सी गणित है, क्योंकि जिस तरह से इतनी तेज बारिश में हम दोनों यहाँ फंसे हैं वैसे ही हमारे सर भी कहीं फंसे होंगे, इसलिए वो भी आज क्लास में नहीं आए होंगे, और अगर क्लास में आए भी होंगे तो उन्होंने पढ़ाया नहीं होगा। सोनू, नहीं ऐसा नहीं है, क्योंकि सनद सर क्लास में जरूर होंगे और उन्होंने छात्रों को पढ़ाया भी होगा, क्योंकि वो हमेशा अपनी ड्यूटी पर पंक्चुअल होते हैं। रीना, ओके, इस बात पर तो शर्त लगी, और चलो हम दोनों अपने क्लास तक की रेस लगाते हैं। सोनू, मगर इतनी तेज बारिश और कोई छाता भी तो नहीं है हमारे पास। रीना बोली, छाता को मारो गोली और दौड़ो मेरे साथ। ये कहते हुए रीना ने सोनू को पानी में खींच लिया और उसके साथ दौड़ते हुए क्लास में पहुंच गई। और चूंकि सोनू को पहले से ही क्लास मालूम था कि उसकी क्लास कहाँ है, इसलिए उन्हें क्लास तक पहुंचने में ज्यादा समय नहीं लगा और क्लास बिल्कुल खाली था, यहाँ तक कि कोई परिंदे भी वहां ना थे। और वहां किसी को ना देख करके सोनू बोल पड़ा, ओ माय गॉड, तुम तो वास्तव में जीत गई, क्योंकि यहाँ ना तो कोई टीचर है और ना कोई स्टूडेंट। बट हाउ इट्स पॉसिबल, आई मीन ऐसा कैसे हो सकता है? रीना, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे शर्त जीतना था। और वहां किसी को ना देख करके सोनू बोल पड़ा, ओ माय गॉड, तुम तो वास्तव में जीत गई, क्योंकि यहाँ ना कोई टीचर है और ना कोई स्टूडेंट। बट हाउ इट्स पॉसिबल, आई मीन ऐसा कैसे हो सकता है? रीना, ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि मुझे शर्त जीतना था। और अब सच्ची सच्ची बोलो कि मेरी इस बात को मानोगे या नहीं कि मैं जो कहती हूँ वही होता है, और इस बात को एक्सेप्ट करते हो या नहीं? मैं आज शर्त जीत गई। सोनू, शर्त तो तुम सचमुच जीत गई, लेकिन इस समय हम दोनों बहुत बुरी स्थिति में हैं, क्योंकि मैं तो थोड़ा ठीक भी हूँ, लेकिन तुम पूरी तरह से भीग गई हो। रीना, इस बारे में तुम मेरी चिंता ना करो, क्योंकि मेरे को बारिश में भीगने में बहुत ही मजा आता है। वैसे भीग तो तुम भी गए हो। सोनू, तो क्या हुआ? लड़के तो वैसे भी बारिश में अक्सर भीगते रहते हैं, लेकिन लड़कियां जब बारिश में भीग जाती हैं तब उनको बहुत परेशानी होती है। रीना, लड़के और लड़कियों में फर्क है क्या? क्योंकि बारिश में भीगने के बाद परेशान तो सभी को होना पड़ता है, बट आई वांट टू से दैट मैं पानी से भीगने पर कभी परेशान नहीं होती, बिकॉज इट्स सो इंजॉइंग फॉर मी। सोनू, लड़के और लड़कियों में फर्क तो बहुत है डियर, क्योंकि लड़के अगर बारिश में भीग जाएं तो अपने शर्ट उतार सकते हैं और शर्ट के सूखने तक का वेट कर सकते हैं, लेकिन लड़कियों के लिए ये संभव नहीं है, क्योंकि वो सबके सामने अपना कपड़ा नहीं उतार सकती, इसलिए उन्हें अपने घर तक पहुंचने भीगे वस्त्र में ही रहना होगा। रीना, लेकिन अगर अपने साथ में हो तो लड़कियां भी कपड़े उतार सकती हैं। सोनू, यह सिर्फ कहने की बात है, क्योंकि अपने लोगों के बीच में होने पर भी लड़कियों को मर्यादा का पालन करना पड़ता है। बट लीव दिस टॉपिक नाउ, और पहले यह बताओ कि जब अगला पीरियड 1 घंटे बाद शुरू होगा तो इस बीच तक हम दोनों क्या करें? क्या फिर से कैंटीन में चलें? रीना, बारिश इतनी तेज है कि इस बारिश में हमारी कहीं भी जाना मुश्किल है यहाँ, और हम दोनों के सिवा और कोई नहीं है, और इस घनघोर बारिश में किसी के यहाँ आने की कोई उम्मीद भी नहीं है, इसलिए फटाफट तुम अपना शर्ट उतार करके निचोड़ करके फिर से पहन लो, क्योंकि तब पंखे की हवा में 1 घंटे में ही सूख जाएगा। सोनू, अच्छा जी, और तुम, क्या तुम भी अपना टॉप उतार करके सुखाना चाहोगी? रीना, नो प्रॉब्लम डियर, क्योंकि अब तो तुम भी मेरे अपने ही हो, लेकिन मैंने कहा ना कि मेरे को बारिश में भीगना अच्छा लगता है, इसलिए मैं इन भीगे कपड़ों में ही ठीक हूँ। बट कुछ शरारत करने का अगर दिल करे तो सीधे लफ्जों में बोल देना, क्योंकि मैं ना नुकुर नहीं करूँगी। मतलब अगर मेरे साथ में मस्ती करने की इच्छा हो तो इसके लिए तुम्हें कोई बहाना ढूंढने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे को तुम पर पूरा भरोसा है, और जब प्यार करती हूँ तुमसे तो
फिर डर किस बात का? सोनू, तुम रियली कमाल की लड़की हो। सोनू ने उसके खूबसूरत बदन पर निगाहें डालते हुए ये बात कही और रीना फौरन उसके गले में अपनी दोनों बाहें डाल करके उससे लिपट गई। यूनिवर्सिटी का पहला दिन पूरी तरह से बारिश की भेंट चढ़ गया। उस दिन कोई भी पीरियड पढ़ाई नहीं हुई। पूरे दिन रीना और सोनू बस इधर उधर की बातें करते रहे और बाद में कुछ समय उन्होंने लाइब्रेरी में बिताया। शाम के 4 बजे सोनू ने रीना से कहा, चलो तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलवाता हूँ, अच्छा लगेगा तुम्हें उनसे मिल करके। रीना, अरे नहीं यार, मेरे को घर जाने में देरी होगी तो सब परेशान होंगे, इसलिए फिर कभी। सोनू, अगर सारे पीरियड सही तरह से लगते तो शाम 5 बज जाते, इसलिए घर में कोई परेशान नहीं होगा क्योंकि अभी सिर्फ 4 बजे हैं। और अगर 4 बजे घर पहुँच भी जाओगी तो कल जब 5 बजे घर पहुंचोगी तो तुम्हारे घर से लोग 10 तरह के सवाल पूछेंगे कि आज 1 घंटा देर कैसे हो गई। इसलिए रोज टाइम से घर पर पहुंचना ही उचित है, क्योंकि लड़के अगर देर से भी घर पहुंचते हैं तो उनसे उनके घर वाले अनाप शनाप प्रश्न नहीं पूछते और उन पर शक नहीं करते। लेकिन इस मामले में लड़कियों का मामला बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि लड़कियों को अगर घर पहुंचने में जरा भी देरी हो गई तो घर पर उससे तमाम तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं और उन्हें 10 तरह की बातें सुननी पड़ती हैं। इसलिए तुम्हें इतनी जल्दी घर जाने की जरूरत नहीं है और अभी पूरा 1 घंटा तुम्हारे पास है। इसलिए अगर मुझ पर भरोसा हो तो मेरे घर चल सकती हो और 5 बजे मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा, ओके? और यह कहते हुए सोनू ने अपनी बाइक स्टार्ट की और उससे कहा अब खड़ा हुआ नहीं जा रहा है और चुपचाप गाड़ी में बैठो। रीना को सोनू की बात सही लगी और उसने सोचा कि वैसे भी घर में किसको उसकी परवाह है, और तब बिना किसी प्रतिवाद के वो सोनू की बाइक पर बैठ गई और सोनू 5 मिनट में ही फर्राटा भरते हुए अपने घर पहुंच गया। घर पर मम्मी ने दरवाजा खोला तो सोनू के साथ एक लड़की को देख करके चौंक गई। फिर उसका अभिवादन करते हुए बोली, आओ बेटी, क्या तुम भी सोनू के साथ में पढ़ती हो? जी, रीना ने संक्षिप्त सा उत्तर दिया। सोनू की मां ने कहा, बेटी मेरा ये सोनू ना, ये बहुत सीधा साधा और सरल स्वभाव का है और इसके अंदर छल, प्रपंच और धोखा जैसी बुरी आदतें बिल्कुल भी नहीं हैं। और बेटी तुम भी बहुत प्यारी और अच्छी लड़की हो। तुम दोनों बैठो, मैं अभी तुम दोनों के लिए चाय बना करके लाती हूँ। रीना ने कहा, और आप भी बहुत अच्छी हैं, लेकिन एक बात सच्ची सच्ची आपसे बोलूंगी कि मैं सीधी लड़की बिल्कुल नहीं हूँ, बल्कि बिगड़ैल लड़की हूँ, और ये बात बिल्कुल सच है। और तब सोनू की मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटी ये तो हो ही नहीं सकता कि तुम बिगड़ैल लड़की हो, क्योंकि अगर मेरे सोनू के साथ तू मेरे घर आई तो तू हीरा ही है, क्योंकि मेरा सोनू आज तक किसी लड़की को मेरे घर लेकर के नहीं आया और उसकी परख गलत कभी हो ही नहीं सकती। ये तो मैं मान ही नहीं सकती। माँ के इस तर्क को सुन करके रीना ने सोनू को देखा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन माँ मैं भी झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि मेरे मम्मी पापा तो मेरे को बिगड़ैल लड़की ही कहते हैं। माँ, बेटा हो सकता है तुम्हारे मम्मी पापा पुराने ख्याल के हों, पर बेटी कोई माँ बाप गलत नहीं होते हैं। हाँ, समय के अनुसार वो खुद को बदल नहीं पाते, उन्हें के यहाँ इस तरह की छोटी मोटी समस्याएं आती हैं। लेकिन मुझे अपने सोनू पर पूरा भरोसा है कि अगर मेरे सोनू ने तेरे को पास कर दिया है तो समझ ले कि मैंने भी तेरे को पास कर दिया है। और उन्होंने भी, रीना, उन्होंने भी मतलब सोनू के पापा ने, क्योंकि बेटी हम दोनों की पसंद ही उनकी पसंद होती है। सिर्फ पैसा कमाने की बात को छोड़ करके बाकी हर बात में वो हम पर ही डिपेंड रहते हैं। माँ ने मुस्कुराते हुए कहा और किचन में चली गई। माँ के इस उत्तर ने रीना को लाजवाब कर दिया और वो सोचने लगी कि कितना अच्छा और सच्चा परिवार है ये, और कितने अच्छे सच्चे और हंसमुख लोग हैं ये। और एक उसका परिवार है कि घर में सब मेरे से ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे मैं उनकी नौकरानी हूँ। सारी नौकरानी की तो फिर भी लोग ज्यादा इज्जत करते हैं, लेकिन मैं तो नौकरानी से भी गई गुजरी हूँ। बस मेरा भी परिवार सोनू के परिवार के जैसा होता तो ये जिंदगी कितनी हसीन होती। सोनू ने कहा, किन ख्यालों में खो गई जाने मन, कुछ हमारा भी तो ख्याल है, या मेरी मम्मी के प्यार में मेरे को भुला दिया?
रीना, अरे नहीं यार, मैं तो ये सोच रही थी कि कितना खूबसूरत परिवार है तुम्हारा। काश तुम्हारी मम्मी की ही तरह सभी की मम्मी होती तो कितना अच्छा होता। सोनू, मेरी माँ आज से तुम्हारी माँ भी हैं और इसलिए अब मेरी माँ की सेवा भी तुम ही सारी जिंदगी करनी है। और अब सही सही बात मेरे को बताओ कि मेरी माँ की सेवा जिंदगी भर करोगी ना? रीना, मेरी खुशकिस्मती होगी सोनू जो तुम्हारी माँ की सेवा करने का मुझे मौका मिलेगा। एंड आई एम रियली प्राउड ऑफ यू डियर, क्योंकि तुम्हारी माँ बहुत ही अच्छी हैं सोनू। लेकिन मेरी माँ अब सिर्फ 50% मेरी हैं, क्योंकि मेरी माँ बाकी का 50% अब तुम्हारी माँ है। रीना, बिल्कुल गलत बोल रहे हो तुम, क्योंकि माँ का कभी बंटवारा नहीं हो सकता। मतलब अगर तुम्हारी माँ 100% तुम्हारी है तो तुम्हारी माँ पर मेरा अधिकार भी 100% ही मेरा होगा, और उनका प्यार भी हम दोनों के प्रति पूरा 100% ही होगा, 50% नहीं। रीना की इस बात को सुनकर के सोनू ने कहा, सो इंटेलिजेंट यू आर डियर। और ये कह करके सोनू ने रीना को प्यार से देखते हुए अपनी दोनों बाहें फैला दी और रीना पलक झपकते ही उसकी बाहों में समा गई। तभी माँ चाय और कुछ नमकीन बिस्किट ले करके आ गई और उन्हें देख करके बोली, बेटा पहले चाय पी लो, फिर जितना दिल करे आपस में प्यार की बातें भी कर लेना। माँ, ओ माँ, यह कहते हुए रीना के शब्द जुबान में ही फंस के रह गए। लेकिन सोनू की माँ ने बिल्कुल नॉर्मल लहजे में कहा, अरे बेटा अब माँ से क्या छुपाना, क्योंकि अगर तुम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो मेरे को कोई आपत्ति नहीं है, बल्कि मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों का साथ में देख करके। और ये सुनते ही रीना ने माँ के पैर छू लिए और सोनू की माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया। रीना जब अपने घर आई तो बहुत खिली खिली सी थी। उसके पापा ने जब उसके होंठों पर मुस्कुराहट और लफ्जों पे आसमान की ऊंचाइयां देखी तो तुरंत समझ गए कि जरूर बेटी को किसी से मोहब्बत हो गई है और इसलिए आज इतनी खुश नजर आ रही है। उन्होंने बेटी से पूछा, बेटी कैसा रहा कॉलेज का पहला दिन, क्योंकि बहुत खुश दिख रही हो आज। रीना, हाँ बहुत खुश हूँ पापा, पर मम्मी और रघु कहाँ है, कोई दिख नहीं रहा है। रवि, बेटी पड़ोस में गिरधारी अंकल की बेटी रेनू का रिश्ता तय हो गया है, वहीं सब गए हैं और खाना भी आज उन्हीं के यहाँ है, इसलिए तू भी कोई अच्छी सी ड्रेस पहन ले, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ ढेर सारे मेहमानों में कोई तुझे भी पसंद कर ले, क्योंकि मेरी प्यारी बेटी किसी से 19 थोड़े ही है, 20 है 20। रीना, मेरे को बहुत ज्यादा प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग बचपन से ही मेरे को पराया और रघु को अपना समझते हैं, और इसलिए मैंने खुद ही एक अपने को पसंद कर लिया है, और क्योंकि मुझे वो लड़का अच्छा लगा इसलिए मैं उसकी माँ से भी मिल करके आ रही हूँ, जो मेरी अपनी माँ होगी, मतलब ओ माँ जिसके साथ मेरे को सारी जिंदगी रहना है। रवि, बेटी तुझे तो मालूम है कि मैं तुझे कितना प्यार करता हूँ, पर तेरी माँ है ना, इस घर में बस उसी का शासन चलता है और इसलिए मैं भी मजबूर हो जाता हूँ और चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता। लेकिन बेटी मैं सचमुच तुझसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन ये बात भी सच है बेटी कि तेरी असली घर तेरा ससुराल ही है, क्योंकि पूरी जिंदगी तुझे वहीं रहना है। और यह बात सही है कि मैंने पूरी तरह से तुझको अपना समझा, फिर भी तुझे अपनों से ज्यादा चाहा, और यही सच है, क्योंकि बेटी पराया धन होती है, इस सच को कोई बदल नहीं सकता है। और क्या तूने ये भी कभी सोचा है कि अगर मुझे हमेशा के लिए मैं अपना मान लेता तो क्या पल भर के लिए भी तुझे अपना से अलग कर पाता? फिर तो एक ही तरीका था बेटी कि तेरे दूल्हे को भी मेरे यहाँ ही रहना पड़ता, घर जमाई बन करके। लेकिन तब लोग क्या कहते हैं, समाज क्या करता, इसलिए जो सच है उस सच को तो हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। रीना, आप ठीक कह रहे हैं पापा कि बेटी पराई होती है, और ये इस दुनिया का सबसे कठोर सच्चाई है, और इस सच को अगर हम खुशी खुशी स्वीकार कर लें तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। पर पापा, बेटी पराया धन है, इस बात को ताना मारना तो ठीक नहीं है ना। उसे पराया धन बता बता करके बात बात पर उसे अपमानित करना और उसके साथ भेदभाव करना ये गलत तो है ना। क्योंकि हमारा संस्कार ऐसा है पापा कि हम अतिथि को भी भगवान का दर्जा देते हैं, तो फिर अपनी बेटी के साथ में ये परायापन क्यों? रवि, तू ठीक कह रही है बेटी, और तेरी ये बात बिल्कुल सही भी है। मैंने अपने
रघु को तुझसे ज्यादा प्यार दिया, लेकिन इस सच को भी मानना पड़ेगा कि उसने जिंदगी भर हमारे साथ में रहना है। इसलिए बेटी और बेटे में थोड़ा फर्क ना चाहते हुए भी आ ही जाता है। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि मैं तुझे प्यार नहीं करता। फिर भी मैं तेरे से यही कहूँगा कि तू इन छोटी मोटी बातों को अपने दिल पर मत लिया कर, क्योंकि मैं तेरा बेस्ट पापा हूँ और दिल से यही चाहता हूँ बेटी कि तू जहाँ भी रहे, जिसके भी साथ रहे, हमेशा खुश रहे। इसलिए अब फटाफट मेरे को ये बता दे कि कौन है वो जिसे तूने पसंद किया है। रीना, पापा वो भी बीए फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट है। हम दोनों का एक ही क्लास और सेम सब्जेक्ट है। वो शहर के नामी वकील दीनानाथ का बेटा है। पढ़ाई में टॉपर है, कोई बुरी आदत उसमें नहीं है। मैं उसकी माँ से भी मिली हूँ, बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छा परिवार है। आई लव हिम पापा। रवि, ये बहुत अच्छी खबर सुनाई तूने, लेकिन बेटी अपनी माँ से और रघु से अभी कुछ ना कहना, क्योंकि उन्हें मनाने के लिए थोड़ी चाल भी चलनी पड़ेगी, क्योंकि उनकी नीयत पर तो मुझे भी भरोसा नहीं है। क्योंकि उनके आगे अगर लड़के की ज्यादा तारीफ कर दी तो कोई भरोसा नहीं उनका कि खुश होने की बजाय और गुस्सा हो जाए। रीना, पापा 18 साल से मैं इस घर में रह रही हूँ, इसलिए मैं भी माँ को खूब अच्छे से जानती हूँ। उनकी तो बस एक ही तमन्ना है कि मेरी सस्ते में शादी निपट जाए, क्योंकि उन्हें तो सारा पैसा अपने बेटे के भविष्य के लिए चाहिए। और पापा, मेरा ये फैसला है कि अगर मेरे टोनू ने दहेज की डिमांड की तो शादी की तो बहुत दूर की बात है, मैं दोस्ती भी तोड़ दूंगी उससे। मुझे पूरी जिंदगी कुंवारा रहना पसंद है, या इस घर को भी छोड़ करके अकेले कहीं नौकरी करके रहना पसंद है, पर इन दहेज के लोभियों के साथ एक पल भी मैं नहीं रह सकती। लेकिन पापा, मुझे अपने सोनू पर और उनके घर परिवार पर पूरा भरोसा है कि वो लोग दहेज के लोभी नहीं हैं। हालांकि इस बारे में मैंने अभी उनसे बात नहीं की है। रवि, बहुत अच्छी बात है बेटी, तू कल ही दहेज की भी बात कर ले तो फटाफट ये रिश्ता तय कर देता हूँ। बाकी शादी चाहे जब हो, उसकी कोई चिंता नहीं है। लेकिन इस बात को हमेशा दिमाग में रखना कि अभी अपने लब सब की बातों को किसी से भी शेयर ना करना, क्योंकि पहले मैं लड़के से और उसके घर वाले से मिल करके सारी सेटिंग कर लूंगा। फिर तेरी माँ को बताऊंगा कि अपनी बेटी के लिए मैंने एक लड़का देखा है जो अभी पढ़ रहा है, खाते पीते घर का है, लेकिन नौकरी अभी नहीं है। इसलिए बिना दहेज के थोड़े पैसों में ही शादी तय हो जाएगी। तू बोल तो अब बात आगे बढ़ाऊं। और बेटी, जब इस तरह से उससे बात करूंगा तो मेरी बात तुम्हारी माँ जरूर मान जाएगी और रघु भी। लेकिन इस बात को अच्छे से ध्यान में रखना कि जैसे तूने मेरे से फटाफट अपनी मोहब्बत की कहानी बोल दी, अगर वैसे ही अपनी माँ से और रघु से भी बोलेगी तो शादी की बात तो बहुत दूर की है, कल से शायद तेरा कॉलेज जाना भी बंद करवा दे। रीना, आपने ठीक कहा पापा, वरना मैं तो अपने बुद्धूपने से अपना बना बनाया काम भी बिगाड़ देती। थैंक्स पापा, इतनी बढ़िया सलाह और सपोर्ट करने के लिए। रवि, तू मेरी परी है, मेरी बेटी है। मैं तेरे पंखों को और भी मजबूत कर दूंगा, जिससे तू उड़ती रहे, यूं ही स्वतंत्र रहे, बिना किसी डर के, क्योंकि तेरा पापा हमेशा तेरे साथ है तुझे संभालने के लिए। और तू जल्दी से तैयार हो जा, वरना ज्यादा देर हुई तो तेरी माँ का मूड खराब हो जाएगा। ओके पापा, बस 10 मिनट में मैं फ्रेश होकर के आती हूँ, रीना ने कहा और अपने कमरे में चली गई। दूसरे दिन जब रीना स्कूल गई तो मौसम बिल्कुल साफ था। उस दिन सारे पीरियड्स पढ़ाई हुई, सिर्फ लंच के समय थोड़ा सा मौका मिला सोनू से बात करने का। तो लंच के समय उसने कैंटीन में चाय पीते हुए स्ट्रेट वे में सोनू से पूछ लिया, सोनू, तुम्हें अच्छी तरह से मालूम है कि मैं बहुत पैसे वाली लड़की नहीं हूँ, जबकि तुम बहुत पैसे वाले हो। कहीं ऐसा ना हो कि हम दोनों के प्यार के बीच में पैसा आ जाए और हमारा रिश्ता टूट जाए। सोनू ने कहा, ये कैसी बातें कर रही हो, कहीं तुम्हारा मतलब दहेज से तो नहीं है? और तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे दहेज लूंगा? अरे पागल, तुम जैसी खूबसूरत और मस्त स्वभाव वाली लड़की अगर इंसान को मिल जाए
तो चंद कागज के टुकड़ों के पीछे वो क्यों भागेगा। और सच तो ये है कि तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी स्माइलिंग, तुम्हारा खुलापन और तुम्हारा भोलापन ही मेरे लिए सर्वोत्तम दहेज है। क्योंकि अगर एक बुरे स्वभाव की लड़की भारी भरकम रकम दहेज के साथ अगर किसी को मिल जाए तो उसका दहेज सिर्फ लड़के के लिए नहीं बल्कि उसके पूरे परिवार के लिए काल बन जाता है, उसके माँ बाप के लिए भी और उसके दोस्तों और रिश्तेदारों के लिए भी। रीनू, इस बात को हमेशा याद रखना कि हम दोनों को एक दूसरे से प्यार है और प्यार की कीमत पैसों से बहुत ऊंची होती है। और मुझे खुशी है कि मेरा सिलेक्शन गलत नहीं है और तुम सिर्फ मेरी ख्वाहिशें नहीं बल्कि मेरी जिंदगी हो, मेरी मोहब्बत हो, मेरा सब कुछ हो। और मेरी मोहब्बत को कभी पैसों से मत तोलना और कोशिश भी ना करना कभी ऐसा करने की या ऐसा सोचने की। रीना, मुझे मालूम था सोनू कि तुम्हें सिर्फ मुझसे प्यार है, लेकिन फिर भी इस सफर पर चलने के बाद और मंजिल पर पहुंचने के पूर्व अचानक कोई व्यवधान ना आए, इसलिए यह पूछना बहुत जरूरी था। क्योंकि दोस्त, हर इंसान तुम्हारे जैसे अच्छे दिल वाला नहीं होता है, हर माँ बाप तुम्हारे माँ बाप जैसे उच्च विचारों वाले नहीं होते हैं, और इस दुनिया में बहुत से लालची, मतलबी और खुदगर्ज लोग भी हैं जो जिंदगी में प्यार से ज्यादा पैसों की अहमियत देते हैं। सोनू, कल मैंने अपने पापा से सब कुछ बता दिया तुम्हारे बारे में और तुम्हारी मम्मी के बारे में भी कि मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुम्हारी माँ भी बहुत पसंद हैं और तुम्हारा खूबसूरत घर भी। और मेरे पापा ये सुनकर के बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि वो तुम्हारे घर आएंगे, तुम्हारी मम्मी पापा से मिलेंगे, बात करेंगे और तब तक स्वतंत्र होकर के एक नई दुनिया में कदम रख सकेंगे और अपने सपनों को पूरा कर सकेंगे। सोनू, ये अच्छा किया रीनू जो तुमने अपने पापा को सब कुछ बता दिया, क्योंकि यह बहुत अच्छी बात है कि हमारे प्यार के बारे में हमारे घर वालों को भी मालूम हो। और यही सही भी है, क्योंकि जब घर वालों से छिप करके और बिना बताए लड़के और लड़कियां एक दूसरे को प्यार करते हैं और बात काफ़ी आगे बढ़ जाती है, तब उनके रिश्ते में अक्सर दरारें आ जाती हैं। कहीं जातिवाद तो कहीं धर्म संप्रदाय की बातें, कहीं दहेज रूपी दानव की, कहीं संस्कारों की या किसी और बात को लेकर के। किंतु अगर हमारा चुनाव सही हो, हमारे इरादे सही हो, हमारे दिल में कोई पाप ना हो, तो हमारे दिल में कोई चोर ना हो और हम अपने घर वालों को भी साथ ले करके चलें, तो ऐसे प्यार करने वालों को ही मंजिल और मुकम्मल मिल पाती है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जवानी के जोश में आकर के लड़के और लड़कियां बिना कुछ सोचे समझे, जाने समझे एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और बिना अपने माँ बाप को बताए प्यार में इतने आगे बढ़ जाते हैं कि आगे का उनका रास्ता बंद हो जाता है और तब उनका भविष्य पूरी तरह से अंधकारमय हो जाता है। इसलिए हर लड़के लड़की को चाहिए कि एक दूसरे को प्यार करने से पहले अपने धर्म जाति को देख लें और हर बात को पहले ही अच्छे से समझ लें, जिससे ऐसा ना हो कि आगे चल करके उनके घर वाले उनके प्यार को गलत समझें या उन्हें ठेस पहुंचे और अंततः आत्महत्या जैसे कायराना कदम उठाने के लिए विवश होना पड़े। प्यार के मामले में हमेशा माँ बाप की गलती नहीं होती है रीनू, गलती प्यार करने वालों की भी होती है, जो बिना कुछ सोचे समझे एक दूसरे को चाहने लगते हैं और आगे चल करके अपने घर परिवार, रिश्तेदार और सभी के लिए दुख और मुसीबत का कारण बनते हैं और अपना भविष्य भी बर्बाद कर लेते हैं। रीना, तुमने सही कहा सोनू, पर मेरे पापा बहुत अच्छे हैं, मुझे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन जीवन का यह एक बहुत बड़ा सच है कि इस दुनिया में हर लड़की पराई होती है और यह सच बहुत कठोर, निर्दयी और बहुत ही दुखदाई होता है, लड़कियों के लिए भी और उनके घर वालों के लिए भी। परायापन के कारण अक्सर घरों में लड़की के प्रति भेदभाव होता है और लड़की को अपने घर में भी तकलीफ उठानी पड़ती है और कभी कभी अपमानित भी होना पड़ता है, क्योंकि लड़के और लड़कियों के बीच में आज भी भेदभाव होता है जिसे हर लड़की समझती है और फिर भी चुप रहती है, क्योंकि चुप रहने के अलावा उसके पास और कोई विकल्प भी नहीं होता है और इस बात को अच्छी तरह से जानती है कि माँ बाप कुछ कहें या ना कहें, किंतु उनके दिल में यह बात जरूर रहती है कि लड़की पराई है और एक ना एक दिन उसको इस घर को हमेशा के लिए छोड़ करके चले जाना है और ईश्वर प्रदत्त इस नियम को कोई बदल नहीं सकता है। और बड़ा अजीब सा ये नियम है ईश्वर का, जो इंसान को खुशी तो देता है पर गम में डुबो करके। और अभी उनकी बातें खत्म नहीं हुई थी कि तभी लंच समाप्त होने की घंटी बज गई और वो फिर से अपनी क्लास में चले गए और कॉलेज की छुट्टी
के उपरांत रीना जब अपने घर पहुंची तब उसने पापा से कहा, पापा मैंने आज सोनू से बात की और मेरी बात को सुनकर के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने मुझसे कहा कि मैंने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि उन्हें दहेज चाहिए। इसलिए अब मुकम्मल तौर पर यह बात पक्की हो गई कि उन्हें शादी में दहेज बिल्कुल नहीं चाहिए। पापा ने कहा, फिर ठीक है बेटी, कल जब तुम सोनू से मिलना तो कोई दिन और स्थान तय कर लेना जब मैं उससे मिल सकूं और उसके पापा मम्मी से भी। लेकिन उसके पहले इस शादी के लिए तेरी मम्मी से बात करना भी जरूरी है, क्योंकि उसकी रजामंदी के बिना तो कुछ भी मुमकिन नहीं है। ओके पापा, रीना ने कहा और उसके बाद घर के काम में लग गई, क्योंकि रोज शाम का चाय नाश्ता और खाना सब उसी को बनाना होता था और मम्मी का काम तो सिर्फ सब्जी काटना और हुक्म चलाना था। और रघु भले पढ़ाई लिखाई में जीरो था, पर वो भी घर का कोई काम नहीं करता था। यहाँ तक कि बाजार का छोटा मोटा काम भी पापा के न रहने पर वो ही करती, जैसे सब्जी वगैरह लाना। रोज की भांति बाहर का और घर का सारा काम निपटाने के बाद उस दिन बहुत मन से उसने भोजन बनाया, किंतु रात में जब सब लोग भोजन करने बैठे तो दाल में नमक थोड़ा कम था और सिर्फ इतनी सी बात पर रघु चिल्ला करके बोला, उफ, ये दाल में कितना कम नमक डाला है। ये दीदी का भी दिमाग पता नहीं कहाँ रहता है आजकल। प्रत्युत्तर में रीना भी चिल्ला करके बोली, अभी लाती हूँ नमक, लेकिन दाल में अगर थोड़ा सा नमक कम है तो सिर्फ इतनी सी बात पर इतना चिल्ला क्यों रहा है, और तू कहना क्या चाहता है। और फिर उसकी दाल की कटोरी में थोड़ा नमक डालने के बाद बोली, अभी हूँ इसलिए कुछ ज्यादा नवाबी आ गई है, जब नहीं रहूंगी ना तब पता चलेगा। लेकिन ये बात तो सही है बेटी कि तेरा ध्यान कहाँ रहता है आजकल, क्योंकि अब तू बच्ची नहीं है बल्कि बड़ी हो गई है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों का भी तुझको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि कल को तेरी शादी होगी तो क्या ऐसे ही खाना बनाएगी, कभी नमक ज्यादा तो कभी कम, और अगर यही हाल रहा तेरा कौन तुझको पसंद करेगा। और इस उलाहना को देते हुए पापा ने रीना का हाथ धीरे से दबा दिया और रीना उनके इशारे को समझ करके मुस्कुरा दी। मैं तो कहता हूँ कि बेकार की इसकी पढ़ाई लिखाई पर इतना खर्च कर रहे हो, क्योंकि कौन सा इससे नौकरी करानी है, और अगर नौकरी कर भी लिया तो पैसा तो ससुराल वालों को ही होगा ना। कुसुम ने कहा, ठीक है ससुराल वालों का पैसा होगा, लेकिन तब हम दहेज क्यों देंगे उन्हें। रवि ने कहा, अजी दहेज तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ बिना पढ़ी लिखी लड़कियों को भी कम दहेज में भी शादी हो जाती है, जबकि पढ़ी लिखी लड़की से लोग और भी ज्यादा दहेज की मांग करते हैं। मम्मी बोली। रवि बोले, पर हम अपनी इस नालायक बेटी को एक पैसा भी दहेज में नहीं देंगे। कुसुम, फिर तो जिंदगी भर घर पर ही बिठा कर रखना, क्योंकि बिना दहेज के कोई शादी नहीं करेगा। रवि, लेकिन मेरी नजर में एक लड़का है जो बिना दहेज के भी इससे शादी को तैयार हो जाएगा। अगर बोलो तो बात करो। मम्मी, अगर ऐसा है तो तुरंत बात करो, मगर ऐसा कौन लड़का है जो बिना दहेज के शादी को राजी हो जाएगा। रवि ने कहा, अरे भाग्यवान, मेरी नजर में जो लड़का है वो खाते पीते घर का है और अभी पढ़ रहा है और नौकरी अभी कोई नहीं है, इसलिए बेरोजगार है, और किसी बेरोजगार को कोई दहेज क्या देगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई काम धाम नहीं भी करेगा तब भी बेटी को खाना तो 2 वक्त का मिल ही जाएगा। काहे से कि बाप बड़ा वकील है और पैसा भी है, और उन्हें तो बस ऐसी बहू चाहिए जो घरेलू हो लेकिन पढ़ी लिखी जरूर हो, जिससे घर का स्टैंडर्ड बना रहे। मम्मी, ये तो बहुत बढ़िया बात है, तुम अभी से बात पक्की कर लो तो ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना कल को कहीं उसकी नौकरी लग गई तो वो बहुत दहेज का लोभी हो जाएगा। रवि, ठीक है, मैं कल ही जाकर के बात कर लेता हूँ। अगर बात बन गई और तो अपनी लाडो के भी भाग्य खुल जाएंगे और हम भी अपने बोझ से मुक्त हो जाएंगे। रीना पापा की इन बातों से ये तो समझ गई कि वो जो भी उल्टा सीधा बोल रहे हैं उसकी बात पक्की करने के लिए ही बोल रहे हैं, इसलिए अंदर ही अंदर वो बहुत खुश हुई। लेकिन ऊपर से बनावटी तौर पर चिल्ला करके बोली, आप भी पापा बस हमेशा मेरे को घर से निकालने के चक्कर में रहते हैं। अगर घर पर मैं 2 रोटी खाती हूँ तो क्या बदले में सारे दिन घर का काम नहीं करती हूँ? तो कौन सी जिंदगी भर तू काम करेगी?
क्योंकि एक ना एक दिन तो तुझको इस घर से जाना है। पापा ने बनावटी गुस्सा जाहिर करते हुए कहा। तेरे पापा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लड़की का असली घर उसका ससुराल ही होता है, इसलिए जितनी जल्दी हो सके तेरी शादी कर देने में ही भलाई है। मम्मी ने भी उसे डांटते हुए कहा। ठीक है मम्मी पापा, आप जैसा चाहें वैसा करें, क्योंकि मैं भी घर में नौकरानी की तरह ही तो रहती हूँ। फिर जैसे यहाँ की नौकरानी वैसे वहाँ की भी नौकरानी बन करके रह लूंगी, रीना ने सुबकने का नाटक करते हुए कहा। तब मम्मी और भी गुस्सा हो करके बोली, घर का काम करने वाली नौकरानी नहीं होती, समझी? और इस घर को अच्छी तरह से समझ ले कि हर औरत का फर्ज होता है कि वो घर का सारा काम करे, चाहे घर अपना हो या उसका ससुराल हो। रीना ये सुनते ही पैर पटकते हुए अपने कमरे में भाग गई और दरवाजा बंद करके खुशी से झूमने और नाचने लगी। दूसरे दिन रीना कॉलेज में जब सोनू से मिली तो बहुत खुश थी। उसने सोनू से कहा, मेरे घर में सब फिट फाट हो गया है और मेरे पापा ने मम्मी को भी मना लिया है। अब मेरे घर की तरफ से कोई रुकावट नहीं है। तुम कोई दिन ऐसा फिक्स करो कि मेरे पापा तुमसे और तुम्हारे मम्मी पापा से मिल करके सारी बात पक्की कर लें, जिससे हमारे तुम्हारे मिलने जुलने और घूमने फिरने में किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक या बंदिशें ना हो। सोनू, किसी दिन क्यों यार, आज ही बुला लेते हैं, क्योंकि आज 3 बजे हमारे कॉलेज में टीचर्स की मीटिंग है, इसलिए 3 बजे के बाद क्लास ऑफ रहेगा, इसलिए उन्हें आज ही 3 बजे कैंटीन में बुला लेते हैं। फिर यहीं से साथ साथ हम सब मेरे घर चलेंगे। पापा भी संयोग से आज घर पर ही हैं, इसलिए उनसे भी मुलाकात हो जाएगी। रीना, यह तो अच्छी बात है, मैं अभी पापा को कॉल कर देती हूँ कि वो 3 बजे हमको यहाँ कॉलेज की कैंटीन में मिले। सोनू, ओके, इट्स फाइनल। और सोनू से बात पक्की हो जाने पर रीना ने अपने पापा को फोन कर दिया कि वो 3 बजे कॉलेज की कैंटीन में आ जाएं और यहाँ सोनू से भी आपकी भेंट हो जाएगी और फिर यहीं से हम उनके घर चलेंगे, जिससे बाकी के सारी बातें भी फाइनल हो जाएंगी। पापा ने कहा, ठीक है बेटा, मैं 3 बजे आ जाऊंगा, मेरा इंतजार करना। और पापा से बात पक्की हो जाने पर रीना ने सोनू की ओर प्यार से देखा लेकिन सोनू ने उसका आशय समझते हुए कहा, नो, अभी मेरा कोई मूड नहीं है, ये प्यार वार की बातें छोड़ करके पहले अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और क्लास में जल्दी चलो, क्योंकि नेक्स्ट पीरियड स्टार्ट होने वाला है। रीना ने बुरा सा मुंह बनाया और सोनू के साथ क्लास में चली गई। फिर लंच में दोनों एक बार फिर से कैंटीन में थे। रीना ने कहा, आज पहली बार मैं 20 रुपए बचा करके लाई हूँ, इसलिए आज की चाय मेरी तरफ से। सोनू ने कहा, चलो कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे पैसे की जरूरत तो मुझे नहीं है, पर तुम्हारा दिल रखने के लिए तुम्हारी बात मान लेता हूँ, पर पकोड़ा तो मेरी तरफ से ही होगा। रीना ने कहा, ओके, वैसे आज मैं भी पकौड़े जैसी ही हूँ, अगर टेस्ट करोगे तो अच्छा लगेगा। रीना ने अपना मुंह पकौड़े जैसा बना करके कहा, तुम भी गजब की हो, जवाब नहीं है तुम्हारा भी, पर चिंता ना करो, जिस दिन मेरी जेब में पैसे नहीं होंगे उस दिन आराम से तुमको खाऊंगा। हालांकि यह बात मुझे अच्छी तरह मालूम है कि वो मनहूस दिन कभी नहीं आएगा जब चाय पकौड़े की जगह मेरे को तुम्हें खाना पड़ेगा, सोनू ने हंसते हुए कहा। और रीना भी उसकी इस बात को सुन करके मुस्कुरा दी। फिर लंच के समाप्त होते ही दोनों क्लास में चले गए और फिर 3 बजे क्लास ऑफ होने पर पुनः जब वो कैंटीन आए तो रीना के पापा पहले से ही वहां मौजूद थे। सोनू ने उनके पांव छुए तो उन्होंने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, जीते रहो बेटा, बहुत खुशकिस्मत है मेरी बेटी जो उसने तुमको पसंद किया। और बेटा, रीना ने मुझे सब कुछ तुम्हारे बारे में बता दिया है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरी बेटी में तुम्हें कभी कोई शिकायत नहीं मिलेगी। घर का काम हो या बाहर का काम, पढ़ाई लिखाई, तहजीब, प्रेम, बड़ों का सम्मान, मेरी बेटी कभी तुम्हें और तुम्हारे माता पिता को कोई शिकायत का मौका नहीं देगी। और तुम भी इसका ख्याल रखना बेटा, और इसे कभी कोई तकलीफ ना होने देना। ये कहते हुए उनकी आंखें भर आई। सोनू ने कहा, आप बिल्कुल बेफिक्र रहें पिताजी, क्योंकि रीना मेरी जिंदगी है और अपनी जिंदगी की हिफाजत तो हर कोई करता है, हर कीमत पर। रवि, बहुत खुशी हुई तुमसे मिल करके और तुम्हारी बातें सुन करके। और बेटी, तुम पर भी मैं बहुत प्रसन्न हूँ कि तुम्हारा चुनाव बिल्कुल गलत नहीं है और तुम बहुत खुदकिस्मत हो जो तुम्हें सोनू जैसा होनहार दोस्त मिला। तब सोनू ने कहा, चलिए पिताजी, घर चलते हैं, मेरे मम्मी पापा से भी
आप मिल लें जिससे हमारा रिश्ता मुकम्मल हो सके। रवि ने कहा ठीक है बेटा, चलो चलते हैं। और सोनू ने घर पहुंचते ही रीना के पापा को अपने मम्मी पापा से मिलवाया। सोनू के पापा और मम्मी ने उनका स्वागत किया और काफी देर तक इधर उधर की बातें होती रही। चाय नाश्ता चलता रहा, फिर सबने मिठाइयाँ खाई और फिर सोनू के पापा ने एक विस्की की बोतल ला करके मेज पर रख दी और बोले, अब जब सारी बात पक्की हो ही गई है और मुझे भी आपकी बेटी पसंद है तो क्यों ना इस शुभ अवसर पर विस्की का भी एक दौर हो जाए। और ये स्पेशल विस्की है जो बाहर से मंगवाया है और मेरे ख्याल में इस खुशी के मौके पर थोड़ा जश्न और मौज मस्ती होनी चाहिए। रवि सर, ये छोटी सी एक्स्ट्रा खुशी का जश्न अक्सर हमारी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ता है और हमारे साथ साथ हमारे बच्चों के भविष्य को भी बर्बाद कर देता है। इसलिए हमारी कोशिश नहीं होनी चाहिए कि हम इन चीजों से दूर रहें और अपने बच्चों की भी आदत ना बिगाड़ें। और एक सच्चाई ये भी है सर कि समय हमेशा एक सा नहीं होता है। अगर पैर फैला करके हमें सोना आता है, पैर को सिमटा करके भी कभी सोने की आदत डालनी चाहिए, क्योंकि अगर हम ऐसा करने में सक्षम हैं तो जिंदगी कभी हमें डरा नहीं सकती और मुश्किल हमें कभी हरा नहीं सकेगी। सोनू के पापा ने कहा, क्या बात कही है आपने बॉस, आपने तो हमारा दिल जीत लिया। वैसे आपको आश्चर्य होगा ये जान करके कि मैं खुद भी विस्की नहीं पीता, पर पीने वालों के लिए इंतजाम पूरा रखता हूँ, क्योंकि हमारा वकालत का धंधा ही कुछ ऐसा है सर कि कभी कभी इसकी जरूरत भी पड़ ही जाती है। और आप रीना के पापा जरूर हैं सर, पर मेरे लिए आज से आप मेरे भाई भी हैं, इसलिए खाना पीना तो काफी हो चुका है। फिर भी ये एक एक्स्ट्रा गुलाब जामुन एक भाई को एक भाई की तरफ से। और यह कहते हुए सोनू के पापा ने उनके मुंह में एक गुलाब जामुन ठूंस दिया और फिर तो काफी देर तक उन दोनों में खुल करके बातें होती रही, हंसी मजाक चलता रहा और अंत में उन्होंने अपनी तरफ से एक अंगूठी बेटी रीना को दे करके बोले, बेटा आज से तुम मेरी भी बेटी हुई। यद्यप तुम दोनों का रिश्ता अब पक्का है, लेकिन शादी 3 साल बाद होगी जब तुम दोनों का बीए कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन बेटी, इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे, तुम जब चाहो आ सकती हो। और बेटा, तुम्हें भी रीना से मिलने की इजाजत है, पर मेरी ये बात हमेशा याद रखना कि पहले पढ़ाई फिर प्यार। और तब रीना और सोनू दोनों एक साथ उनके पाँव में झुक गए और उन्होंने उन दोनों को आशीर्वाद दे करके अपने सीने से लगा लिया। और समय के पंछी को उड़ने में देर नहीं लगती। रीना और सोनू दोनों ने बीए की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की और फिर धूमधाम से उनकी शादी हो गई। मित्रों, कभी कभी प्यार एक पल में हो जाता है और कभी कभी पूरी उम्र बीत जाती है, लेकिन किसी से प्यार नहीं होता है। इस प्रकार कभी कभी एक पल में लड़के लड़की का मुकम्मल रिश्ता तय हो जाता है और कभी कभी खूब समझ बूझ करके ठोंक बजा करके भी की गई शादी में भी धोखा हो जाता है। पल भर में मुकम्मल रिश्ते में भी खुशियां हो सकती हैं और सोच समझ करके तय किए गए रिश्तों में भी दरार पड़ सकती है। और सच यही है कि सच्चा प्यार एक नजर में ही होता है, जो अक्सर रिश्तों में भी तब्दील हो जाता है। बस परख सही होनी चाहिए। तो मित्रों, ये कहानी आपको कैसी लगी, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कल मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।